एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं लुसेंट का पेज नंबर 5 और 6, है ना। लुसेंट का पेज नंबर 5 और 6, ये दोनों पेज में जितने भी MCQ के प्रश्न बनते, सारे प्रश्नों को आज इस क्लास में नींबू की तरह निचोड़ दिया गया है। जितने भी प्रश्न होंगे जीरो से लेकर हीरो लेवल तक के सारे प्रश्न आज आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए चलते। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, क्या कहता है भैया, कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है ना। तो पहला ऑप्शन चिनाब नदी, दासक नदी, हिंडन नदी या कोई नहीं, है ना, या कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा हिंडन नदी, है ना। सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी पुरास्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद आगे के प्रश्नों को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, विस्तार है ना, विस्तार मतलब फैलाव। सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहां से कहां तक था। जैसे ये है हजारीबाग, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हजारीबाग का भी एक अपना विस्तार है। जैसे ये क्या हो गया आपका, ये हजारीबाग का विस्तार हो गया, है ना। तो उत्तर में हजारीबाग कितना दूर तक फैला होगा, पश्चिम में कितना दूर तक फैला होगा, पूर्व में कितना दूर तक फैला होगा, और ये दक्षिण तक। तो उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो हम लोग देखेंगे। ये वाला जो पॉइंट होता है, हर समय जो मुंडी होता है, ये इसको बोला गया है उत्तर। ये क्या भैया, उत्तर। जो पैर है वो क्या कहलाएगा आपका, दक्षिण। जो खाने वाला हाथ होगा कभी भी, वो क्या कहलाएगा, पूर्व। और जो इधर वाला हाथ होगा आपका, वो क्या कहलाएगा, पश्चिम। तो बात समझ में आया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहां तक था जी, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहां तक था, तो याद रखेंगे मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर तक था, है ना। पश्चिम की अगर बात करेगा तो पश्चिम हो जाएगा सुतकाडोर, है ना। ये कहां पर है, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान कहां है भैया, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। इसकी राजधानी कौन है भैया, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ये नंगा भिखमंगा देश है, याद भी रखेंगे इसको। और दक्षिण की अगर बात करेगा तो दक्षिण में जाएगा दाइमाबाद, है ना, दाइमाबाद महाराष्ट्र, दाइमाबाद महाराष्ट्र। और पूर्व में कहां तक था भैया, तो पूर्व में जो इसका विस्तार है वो है आलमगीरपुर, है ना, आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग पहले पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में फैलाव कहां तक था, तो मांडा जम्मू कश्मीर तक था। पश्चिम में कहां तक था भैया, सुतकाडोर बलूचिस्तान, जो अभी पाकिस्तान कब्जे में रखा हुआ है इसको। और इसकी राजधानी कौन है, इस्लामाबाद, है ना।
सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण में विस्तार, दक्षिण में फैलाव कहां तक था? तो दाइमाबाद महाराष्ट्र तक था, है ना। और मांडा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी विस्तार है वो कौन है? आलमगीरपुर मेरठ यूपी है। तो याद रखेंगे इसको, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये है ना, जो उत्तरी विस्तार है, जो मांडा है, ये किस नदी के किनारे स्थित है ना। तो ये भी याद रखेंगे, ये किस नदी के किनारे स्थित है? पश्चिमी पुरास्थल। पश्चिमी पुरास्थल ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दासक नदी के किनारे स्थित है, दासक नदी के किनारे स्थित है, दासक नदी, है ना। तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका दासक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे हो जाएगा, है ना। वहीं अगर पूर्वी स्थल की बात करेगा तो ये पूर्वी स्थल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है ना। और यही अगर बात करेगा उत्तरी पुरास्थल, उत्तरी पुरास्थल की बात करेगा, है ना, तो ये उत्तरी पुरास्थल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है ना। वहीं अगर दक्षिणी की बात करेगा तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे के सारे जबरदस्त हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहां तक है भैया? मांडा जम्मू कश्मीर तक। ये मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी विस्तार कौन? सुत्काडोर बलूचिस्तान, है ना। ये बलूचिस्तान कहां भैया? पाकिस्तान में, जिसकी राजधानी कहां? इस्लामाबाद। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी विस्तार कहां? सुत्काडोर बलूचिस्तान। ये किस नदी के किनारे स्थित है? दासक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे स्थित है ना। वहीं अगर सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी विस्तार की बात करेगा तो दक्षिण में इसका विस्तार है दाइमाबाद महाराष्ट्र। किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। वहीं अगर सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी विस्तार की बात करेगा तो आलमगीरपुर मेरठ यूपी तक था सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे, है ना, हिंडन नदी के किनारे। ये बात क्लियर है ना पूरा का पूरा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, सिंधु सभ्यता का विस्तार पश्चिम में कहां तक था? है ना। तो अभी बताए थे आपको, पहला ऑप्शन दाइमाबाद, मांदा, सुत्काडोर या बलूचिस्तान या आलमगीरपुर, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये वाली बात कर रहा है, पश्चिम की बात कर रहा है, तो है ना। तो पश्चिम में किस कौन हो जाएगा जी? तो पश्चिम का में हो जाएगा सुत्काडोर, है ना, सुत्कैंगडोर, है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी विस्तार है जो कहां पर भैया? बलूचिस्तान में है। ये कहां पर है? पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान अभी कब्जे में करके रखा हुआ है ना। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिम में कहां तक है रे? तो सुत्काडोर बलूचिस्तान तक है ना। सुत्काडोर बलूचिस्तान तक है ना। ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो अभी बताए थे ना, किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे स्थित है। ये किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे स्थित है ना। तो याद रखेंगे सिंधु सभ्यता का पश्चिमी विस्तार कौन? तो सुत्काडोर बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे स्थित है? दासक नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी विस्तार है। सिंधु घाटी सभ्यता जो फैला हुआ था पश्चिम में, वो सुत्काडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक फैला हुआ था। किस नदी के किनारे है भैया? तो दासक नदी के किनारे स्थित है ना। चलिए सारे के सारे प्रश्नों को निचोड़ दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, अच्छा सॉरी, प्रश्न संख्या 3 कहता है सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है ना। अब पूछ रहा भैया, है ना, पश्चिमी पुरास्थल। तो पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी विस्तार कौन रे? आलमगीरपुर मेरठ, मेरठ ये कहां पर भैया? यूपी में। अब क्वेश्चन पूछ रहा कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल
किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन चिनाब नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी, हिंडन नदी या दासक नदी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो पूर्वी पुरा स्थल है ये स्थित है किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, है ना। तो ये आलमगीरपुर मेरठ यूपी सिंधु घाटी सभ्यता का ये पूर्वी विस्तार है जो किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है ना। किस नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे भाई बहनों? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर किस जिले में है यूपी के? तो मेरठ जिले में है, याद रखिएगा। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को निचोड़ दिया जाएगा नींबू की तरह। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहां तक है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहां तक है? तो पहला ऑप्शन दिया है आलमगीरपुर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां, मेरठ, दाइमाबाद, है ना, यस, सुतंगनडोर। तो इसका क्या पूछ रहा है? पूर्व में विस्तार। तो पूर्व में कौन हो जाएगा? आलमगीरपुर मेरठ यूपी, है ना। आलमगीरपुर मेरठ यूपी, है ना। किस नदी के किनारे स्थित है रे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है ये, है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहां तक था? पूर्व में, तो ये पूर्व है ना। तो पूर्व में कौन जगह भैया? आलमगीरपुर मेरठ यूपी। किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। आलमगीरपुर जो है ये मेरठ जिले में है, यूपी के मेरठ जिले में है। कौन? आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी विस्तार किस जिले में? यूपी के मेरठ जिले में। कौन? आलमगीरपुर। क्या है ये? सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी विस्तार है ये, याद रखना। किस नदी के किनारे स्थित है भैया? तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तोड़ दिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में किस नदी के किनारे है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों उत्तर की बात कर रहा है, ये उत्तर है आपका, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में विस्तार जो है ये मांडा, है ना, जम्मू कश्मीर तक है। मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी विस्तार कौन? मांडा जम्मू कश्मीर तक है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला ऑप्शन हिंडन नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है या रावी नदी के किनारे स्थित है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों याद रखेंगे कि ये जो पूरा स्थल है ये किस नदी के किनारे स्थित है भैया? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। क्यों? क्योंकि सारी नदियां जो है सिंधु, रावी और चिनाब, है ना, ये क्या भैया? ये सिंधु नदी है ना, और चिनाब इसकी सहायक नदी है और रावी भी इसकी सहायक नदी है ना। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, है ना। तो चिनाब सहायक नदी है किसकी? सिंधु की। और रावी भी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। सिंधु नदी कहां से निकलती है रे? तो बुखारचू ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। जब नदी में आएंगे तो इसको पूरा डिटेल करके पढ़ाया जाएगा। हम लोग अभी लूसेंट का काम कर रहे हैं, है ना। तो याद रखेंगे कि चिनाब नदी और रावी नदी ये दोनों नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी है। जो कहां से निकलती है सिंधु नदी? बुखारचू ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। ग्लेशियर का मतलब बर्फ का स्थान होता है ना। इतना याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में किस नदी के किनारे तक स्थित है? चिनाब नदी के किनारे तक स्थित है ना। तो चिनाब नदी के किनारे है कौन? मांडा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी विस्तार है ना। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहां तक है? तो भैया अभी बताए थे मांडा जम्मू कश्मीर तक। ये किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए उत्तर का मतलब समझ गए, ये वाला भाग, है ना। चलिएगा आगे।
मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है सिंधु सभ्यता का विस्तार दक्षिण में किस नदी तक है? सारे के सारे प्रश्नों को बता दिया गया। यह सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी विस्तार, दक्षिणी विस्तार। तो भी बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दक्षिण में दाइमाबाद, दाइमाबाद है ना, महाराष्ट्र तक है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार दक्षिण में किस नदी के किनारे तक है? तो याद रखना यह हो जाएगा गोदावरी नदी, है ना। सिंधु 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 है ना घाटी सभ्यता का दक्षिणी विस्तार कौन है भैया? तो दाइमाबाद महाराष्ट्र है। यह दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है ना। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दक्षिण में कहां तक है भैया? दाइमाबाद महाराष्ट्र तक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दक्षिण में किस नदी तक है? गोदावरी नदी तक है, गोदावरी नदी तक है। कह सकते हैं कि ये दाइमाबाद जो महाराष्ट्र है ये किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी फैलाव है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण में कहां तक फैला था रे? दाइमाबाद महाराष्ट्र तक फैला था। किस नदी के किनारे तक? गोदावरी नदी के किनारे तक। इसको और किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है सिंधु सभ्यता का विस्तार दक्षिण में कहां तक था? तो याद रखेंगे, भी बताए थे दाइमाबाद महाराष्ट्र तक है। किस नदी के किनारे तक? तो गोदावरी नदी के किनारे तक। चलिए आगे बढ़ते हैं धड़धड़, ये सारे प्रश्नों को बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट को किस नाम से जाना जाता है ना। किस नाम से जाना जाता है? पहला हड़प्पा, धौलावीरा, है ना, लोथल, और ऑप्शन नंबर डी में लिख देंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट को किस नाम से जाना जाता है ना। पहली साइट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे धौलावीरा, है ना। धौलावीरा को सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट माना गया है भारत में, है ना। याद रखेंगे इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया? यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को में इसको शामिल कर दिया गया। कब? 2021 में शामिल कर दिया गया, है ना। और इसे बना दिया गया विश्व विरासत स्थल बना दिया गया, विश्व विरासत स्थल बना दिया गया, विश्व विरासत स्थल बना देगा, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट कौन था? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट कौन था? तो याद रखेंगे धौलावीरा है। कौन है भैया? धौलावीरा, जिसको यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया है। विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया है किसको? धौलावीरा को। यह क्या है? भारत का पहला साइट है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में यह पहला साइट है जिसको यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया है ना। विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया किसको? धौलावीरा को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट भारत में कौन है? तो याद रखेंगे कौन है भैया? धौलावीरा, जिसको यूनेस्को ने कब शामिल कर लिया? 2021 में। कहां शामिल कर लिया? विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल कहां खोजे गए, है ना। जब भारत आजाद हो गया तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहां खोजा गया, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कहां खोजा गया? जल्दी से बताएंगे।
तो इसका सही जवाब होगा लोथल गुजरात में खोजे गए, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जो सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए वो कहां खोजे गए? लोथल गुजरात में खोजे गए, है ना। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कहा जाता है, बंदरगाह नगर कहा जाता है, नगर कहा जाता है, है ना। तो याद रखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं वो लोथल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंदरगाह नगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न है 11 कहता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो पहला ऑप्शन है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, हड़प्पा होगा, यहां हड़प्पा होगा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है आपका मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हड़प्पा जो है ना ये रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है ना। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी। लोथल जो है ये घग्गर नदी, लोथल जो है ना, हाँ लोथल चलिएगा, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, इसको देखते हैं। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, है ना। और लोथल जो है ना मेरे प्यारे भाई बहनों ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना। तो सीधी सी बात है, हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है ना। तो याद रखेंगे हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। समझ में आ गया ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन है? क्या ताली? अरे वहीं पर है जी, बाहर वाला रूम में। पहला ऑप्शन कहता है राखी गढ़ी, धौलावीरा, हड़प्पा या रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसका सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थान भारत में कौन है? तो याद रखेंगे कौन है? राखी गढ़ी है। कौन है भैया? राखी गढ़ी है, जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है ना। ये कहां पर है रे? तो ये है हिसार जिला, हिसार जिला में है ना। कहां पर? हिसार जिला हरियाणा में, हरियाणा में है। इसकी खोज कौन किया रे? है ना। तो याद रखेंगे सूरज भान ने किया था इसका खोज। किसका? सूरज भान ने किया था। कब किया? तो याद रखेंगे 1963 में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसको थोड़ा निचोड़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है भारत में? तो वो है राखी गढ़ी। कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन? राखी गढ़ी है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस जिला में है? हिसार जिला। ये हिसार जिला कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कौन? राखी गढ़ी। इसकी खोज किसने की? सूरज भान ने किया था। कब किया? 1963 में किया था। तो याद हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन है? तो राखी गढ़ी है। किस नदी के किनारे स्थित है?
घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहां? हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज किसने की? सूरजभान ने की। कब किया? तो याद रखेंगे 1963 में किया था। सारे प्रश्नों को तोड़ दिया गया है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन? भारत में राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है ना? कहां? हरियाणा के हिसार जिले में है। कौन खोजा? सूरजभान ने खोजा। कब खोजा? 1963 में खोजा। केकरा खोजा था? भारत के सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी को खोजा था। कौन? सूरजभान ने। कब? 1963 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है? पहले बताए थे। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, रोपड़ को कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है, लोथल, सुतगादा, ग्वतदा, रंगपुर, या सभी को कहा जाता है ना? तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर लोथल और सुतकोतदा है ना, ये जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं, है ना? लोथल तो है ही, उसके साथ साथ सुतकोतदा भी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर है। बंदरगाह नगर का मतलब समझ में आ रहा है ना? जहां शिप आकर रुकती है या फिर जहां पर शिप खड़ी होती है और लोग वहां से दूसरे देशों में या अंतरराज्यीय है ना जल परिवहन करने का काम करते हैं। तो याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है? तो लोथल और सुतकोतदा को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी सही जवाब होगा। याद रखेंगे, है ना? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? रोपड़ में, रंगपुर में, कालीबंगन में, या बनवाली, है ना? बनावली हो जाएगा यहां, बनावाली, है ना? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले भैया? तो याद रखेंगे ये मिला है कहां से? कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा है कहां? राजस्थान में है। राजस्थान में, है ना? में राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में है। कौन? कालीबंगा। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है ना? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? तो कालीबंगा से मिले हैं, है ना? कालीबंगा कहां पर भैया? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्नों को तोड़ देंगे आज, है ना? अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन कौन थी? गेहूं और जौ, गेहूं, चावल, धान, है ना? इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों तो गेहूं और जौ, है ना? सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य फसल था वो कौन था? गेहूं और जौ। ये दोनों के दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य फसल है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? चीनी का, शहद का, जलेबी का, इनमें से सभी, है ना? तो सैंधववासी जो मिठास, है ना, मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो इसका सही जवाब होगा शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे, है ना? बात समझ में आ रहा है ना? शहद का मतलब शरबत, जिसको घोटर कर पिया जाता है। वर्तमान समय में हम लोग क्या पीते हैं? चीनी का मिठास पीते हैं, गुड़ का मिठास पीते हैं, है ना? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका? शहद का प्रयोग करते थे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा से, रोपड़, या रंगपुर से, लोथल से,
या धौलावीरा से। तो किससे चावल के साक्ष्य मिले हैं, है ना, चावल के साक्ष्य मिले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इसका हो जाएगा रंगपुर और लोथल, है ना, रंगपुर और लोथल से हो जाएगा, है ना। मिस्टेक हो जाता है जी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी, रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के रंगपुर और लोथल नामक स्थान से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा इसको, है ना, चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की किस अनुपात में थी, 15, 17, 16 या 18। तो इसका आंसर क्या जाएगा 16, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मापन का विधि था वो कितना था, 1/16, मतलब 16 अनुपात, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में ये मापन की विधि मानी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तौल की इकाई क्या थी, 16 थी, 16। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मोहनजोदड़ो से किस साक्ष्य का प्रमाण मिला है, अन्नागार, चावल, स्नानागार या शहद। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मोहनजोदड़ो से स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। स्नानागार का मतलब स्विमिंग पूल बोल सकते हैं, स्विमिंग पुल के साक्ष्य मिले, स्विमिंग पुल वर्तमान समय में जिसको बना दिया गया। तो मोहनजोदड़ो में किसका साक्ष्य मिला, स्नानागार का साक्ष्य मिला, मतलब स्विमिंग पूल का साक्ष्य मिला है। अन्नागार का मतलब क्या था भैया, अन्नागार अनाजों को जहां संग्रह करके रखा जाता था, अनाजों को संग्रह करके रखा जाता था, संग्रह करके रखा जाता था, है ना। शॉर्टकट में इसको बोल सकते हैं कोल्ड स्टोरेज, स्टोरेज, है ना। सीधी सी बात है, अन्नागार का मतलब जहां पर अनाजों को जमा करके रखा जाता था, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से किसका प्रमाण मिला है, तो स्नानागार, स्विमिंग पूल का प्रमाण मिला है ना। ये स्विमिंग पूल या इस स्नानागार की जो लंबाई चौड़ाई थी वो 11.88 मीटर, अगर 11.88 मीटर क्या था भाई, ये था लंबा, 11.88 मीटर लंबा था ये स्विमिंग पूल, जो कहां मिला है, मोहनजोदड़ो में। 7.01 मीटर चौड़ा था, चौड़ा कौन था, चौड़ा स्विमिंग पूल, है ना। वहीं 2.43 मीटर गहरा था, कौन, स्विमिंग पूल, है ना। तो ये लंबा कितना था, 11.88, चौड़ा कितना था भैया, तो 7.01, और गहराई कितना था, 2.43, है ना। तो मोहनजोदड़ो के से किसका साक्ष्य मिला, स्नानागार, स्विमिंग पूल का साक्ष्य मिला, जो कितना लंबा था, 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है लोथल एवं कालीबंगन से किस साक्ष्य का प्रमाण मिला है। लोथल और कालीबंगा से, दोनों स्थानों से किसका साक्ष्य मिला है। पहला ऑप्शन स्नानागार का, अग्निकुंड का, अन्नागार का या हाथी का। तो इसका सही जवाब होगा अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड का मतलब जहां पर अग्नि का ज्वाला फूटते रहता है, बात समझे कि नहीं, जहां पर पूजा पाठ होता है ना, जो यज्ञ होता है वहां पर देखते होंगे इस आकार का बना होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, अग्निकुंड कहा जाता है। जिसका प्रमाण कहां से मिला, लोथल एवं कालीबंगन से मिला है, दोनों जगह से मिला है, किसका साक्ष्य, तो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है ना। मोहनजोदड़ो से, लोथल से या रंगपुर से, कहां से प्राप्त हुई है, तब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ना। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से
कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। नर्तकी का मतलब जो डांस करते है ना, उसको बोला जाता है। तो इसका मूर्ति कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। इसकी खोज किसने की भैया? रखालदास बनर्जी ने किया था। रखालदास बनर्जी ने किया था। बनर्जी ने किया था। कब किया? 1922 में किया था। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे। चले आगे चलिएगा। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा की मोहरों पर कितने श्रृंगी पशु के साक्ष्य मिले हैं? यहां पर A+B भी कर सकते हैं और तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, है ना। तो हड़प्पा की मोहरों पर कितने श्रृंगी पशु के साक्ष्य मिले हैं? तो एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य मिले, मतलब एक सिंग वाले पशु के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर मिले हैं? हड़प्पा के मोहरों पर मिले हैं, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से, यहां पर स्थल हो जाएगा, है ना, किस स्थल से स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से, है ना, पौधा, यहां हो जाएगा पौधा निकलता दिखाई दिया, दिखाई दिया, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से, है ना, किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दे रहा है ना। तो इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, है ना, हड़प्पा रंगपुर से, लोथल से या फिर पगर से, है ना। तो कहां से दिख रहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, है ना, पौधा निकलता दिखाई दे रहा है। तो इसका हो जाएगा आंसर हड़प्पा से, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाई दे रहा है? तो ये इसका साक्ष्य कहां से मिला? हड़प्पा से मिला है। कहां से मिला? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी ने की है। कब किया? 1921 में किया। कहां पर है? रावी नदी के किनारे स्थित है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों आगे बढ़ते हैं, सारे प्रश्नों को तोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? पहला ऑप्शन रंगपुर, लोथल, चनूदड़ो या बनवाली, बनावाली, है ना। तो मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहां से मिले? तो ये हो जाएगा, है ना, चनूदड़ो। इसका मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोथल और चनूदड़ो से मिले हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी और सी इसका सही जवाब होगा। कहां से मिला? मनके का मतलब मिट्टी का बर्तन, है ना। तो मिट्टी के कारखाने के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो इसका सही जवाब होगा लोथल और चनूदड़ो से मिला है। कहां से मिला भैया? लोथल प्लस चनूदड़ो से मिला है। चनूदड़ो से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनके मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से और चनूदड़ो से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सांकेतिक, भाव चित्रात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भाव चित्रात्मक, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। भावों के आधार पर शब्दों को पहचाना जा सकता था, वरना और कोई उपाय नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई थी? ग्रिड पद्धति, शहरी पद्धति, ग्रामीण पद्धति या सभी? तो इसका सही जवाब होगा ग्रिड पद्धति, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों और घरों में किस पद्धति का प्रयोग करते थे? तो ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है कि पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, है ना, चुना पत्थरों का उपयोग करके
नगर को बसाते थे, सड़कों का निर्माण करते थे, नालियां बनाते थे, अपना घर को बनाने का काम करते थे। तो ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि वैसा पैटर्न जिसमें पक्की सामानों का उपयोग किया जाए, जैसे ईंट पक्की होनी चाहिए, चूना पत्थर का उपयोग हो, है ना, ये सब क्या माना जाएगा, ग्रिड पैटर्न की पद्धति मानी जाएगी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिगट ने कहा, रंगनाथ राव ने, यज्ञदत्त शर्मा ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही जवाब होगा क्या, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, स्टुअर्ट पिगट, है ना। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किस रूप में पूजा करते थे? पहला, उर्वरता की देवी, वर्षा की देवी, मानसून की देवी, कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को पूजा उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, है ना। उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, सैंधव समाज कैसी थी? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या सभी? तो सैंधव समाज जो था वो कैसा था भैया? मातृसत्तात्मक था, है ना। सैंधव समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था, है ना। जो घर का प्रधान होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो माता होती थी, है ना। अभी जो हमारा समाज है वो कैसा समाज है? पितृ प्रधान है ना। कैसा समाज है? पितृ प्रधान। घर का जो मुखिया होता है कौन होते हैं? पिताजी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, सैंधववासी, यहां पे बड़ा मिस्टेक हो गया, किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? पहला ऑप्शन है सूती ऊनी, सूती ऊनी, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का उपयोग करते थे अपने जीवन में, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा आगे नहीं बढ़ाना, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर 32, मनोरंजन के लिए सैंधववासी किस साधनों का प्रयोग करते थे? मछली पकड़ना, है ना, शिकार करना या चौपाल करना, चौपाड़ एवं पासा खेलना, या फिर इनमें से खेलना, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इनमें से सभी, इसका आंसर क्या जाएगा? इनमें से सभी। मछली पकड़ना अच्छा लगता था उन सभी को, शिकार करना भी, और चौपड़ एवं पासा खेलना भी अच्छा लगता था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, क्वेश्चन नंबर 33, कालीबंगन का क्या अर्थ है? लाल चूड़ियों का शहर, काली चूड़ियों का शहर, है ना, लिली चूड़ियों का शहर या हरी चूड़ियों का शहर? तो इसे काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है। कालीबंगा को काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है, लोथल को बंदरगाहों का नगर कहा जाता है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, उप सैंधव सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण क्या था? आपदा, बंजर, बाढ़ या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा बाढ़, है ना। आपदा भी इसका सही जवाब होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए और सी सही जवाब होगा, है ना। आपदा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, क्वेश्चन नंबर 35, आग में पक्की मिट्टी को क्या कहा जाता था? वेश्यावृत्ति, टेराकोटा, है ना, चौपाड़ या मेलुहा, है ना। तो इसका सही जवाब होगा
कोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? टेराकोटा कहा जाता था, है ना, टेराकोटा, है ना। तो आग में जो पक्की हुई मिट्टियां होती थी ना, आग में जो पक्की हुई जो बर्तनें होती थी ना, उनको कहा गया क्या? टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है, याद रखेंगे। तो आग में पक्की हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता है। या फिर आग में पकाई गई मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता था? तो लिखेंगे टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकाई हुई मिट्टी के बर्तन लिख दीजिएंगे यहां। बर्तन को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा कहा जाता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 1, 2, 3 या 4, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा 2, है ना। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन है भैया? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जब पढ़ाएंगे ना, पूरा विस्तार से बताएंगे। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसका जन्म कब हुआ? इसका उदय कब हुआ? 1500 ईस्वी में। और पतन कब हो गया इसका? पतन तो याद रखेंगे 1000 में हो गया, है ना। उदय कब हुआ? जन्म कब हुआ इसका? 1500 में। और मर कब गया रे? 1000 में। उत्तर वैदिक काल का जन्म कब हुआ? उदय कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व में। और ये मर कब गया? पतन कब हो गया इसका? तो 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में, है ना। तो याद रखेंगे 1500 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ और 1000 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल का जन्म या उदय कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व में हुआ। इसका पतन, इसकी मृत्यु कब हो गई? 1000 ईसा पूर्व में। ऋग्वैदिक काल जैसे इसका मृत्यु होता है, इसका पतन होता है, कौन जन्म लेता है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जन्म कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व में। उत्तर वैदिक काल का उदय कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व में। अरे कब मर गया? इसका कब पतन हो गया? 600 ईसा पूर्व में। किसका? उत्तर वैदिक काल का। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है आर्य सर्वप्रथम कहां बसे थे? है ना। पंजाब हरियाणा, पंजाब अफगानिस्तान, राजस्थान पंजाब या हरियाणा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा कि आर्य सर्वप्रथम जो है वो पंजाब अफगानिस्तान में बसे थे। इसको कहा जाता है मध्य एशिया में बसे थे। याद रखेंगे। तो कहीं कहीं मध्य एशिया भी दे देता है। तो आर्य जो है वो सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र, मतलब मध्य एशिया के क्षेत्र में बसे थे। कौन? आर्य लोग। चलिएगा, आर्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ जाति। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया? एक इतिहासकार है मैक्स मुलर, वो कहते हैं कि आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का घर कहां था? ऑप्शन में दिया है पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया या दक्षिणी एशिया। तो इसका सही जवाब होगा मध्य एशिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन थी? जो आर्य, जो सर्वश्रेष्ठ जाति है, इनके द्वारा कौन सी सभ्यता को विकसित किया गया था? तो ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वैदिक सभ्यता को विकसित किया था, है ना। तो आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ज्ञानों की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता, है ना, ग्रामीण सभ्यता, शहरी ग्रामीण, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ग्रामीण सभ्यता।
वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। बात समझे? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां पर हमको ऐसा लगता है कि नहीं बता देना चाहिए, सारे प्रश्नों को निचोड़ दिया जा रहा है ना। बाकी लुसेंट का लेवल ही लेकर अभी चल रहे हैं सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है आर्यों की भाषा कैसी थी? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फारसी? तो आर्यों की भाषा कैसी थी भैया? तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। कैसी थी? संस्कृत थी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है ना, कहता है आर्यों के प्रशासनिक इकाई में 20 के प्रधान को क्या कहा जाता था? है ना, आर्यों का जो प्रशासनिक इकाई होता था है ना, उसमें 20 को क्या कहते थे? 20 को क्या कहते थे? क्या विस्पति कहा जाता था, राजन, सेनानी या ग्रामीण? तो क्या कहते थे? विस्पति कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है ना, गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाते थे? गोचर भूमि के अधिकारी क्या कहलाते थे? पहला ऑप्शन दिया गया उग्र कहलाते थे, वाज्रपति कहलाते थे, भगदूह कहलाते थे या राजन? तो इसका सही जवाब होगा है ना, वाजपति कहलाते थे। गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? वाजपति कहा जाता था, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सारे प्रश्नों को गर्दा उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 45, अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करते थे? वाजपति करते थे, उग्र करते थे, राजन करते थे या भागदूह करते थे? है ना, तो वैदिक काल में जो अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे उनका नाम था उग्र। क्या नाम था? उग्र नाम था। और गोचर भूमि के अधिकारी को क्या बोलते थे? वाजपति कहते थे। कब? वैदिक काल में कहते थे, वैदिक काल के, है ना। बात समझ में आया कि नहीं? वैदिक समय में या वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने वाले को क्या कहते थे? उग्र कहते थे। और गोचर भूमि के अधिकारों को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? वाजपति कहा जाता था, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है राजस्व कर लेने वाला, है ना, लेने वाला अधिकारी कौन था? है ना, पहला ऑप्शन वाजपति, उग्र, भागदूह या विस्पति? तो इसका सही जवाब होगा भागदूह, है ना। ये जो वाजपति है ना भाई, ये गोचर भूमि का अधिकारी था। किसका अधिकारी था? गोचर भूमि का अधिकारी कौन था? वाजपति। उग्र किसका था? ये अपराधियों को पकड़ने वाला था, अपराधियों को पकड़ने वाला था, अपराधियों को, है ना। वही भागदूह क्या भाई? ये राजस्व एकत्रित करेगा। क्या करेगा? राजस्व लेगा, है ना। और विस्पति किसको कहा जाता था रे? तो विस्पति किसको कहा जाता था? है ना, विस्पति किसको कहा जाता था? तो जो अधिकारी का प्रधान, विस के प्रधान को क्या बोलते थे? विस्पति कहते थे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 47, सभा एवं समिति किसे सलाह देने वाली संस्था थी? रानी को, राजा को, न्यायाधीश को, मुखिया को, है ना। तो सभा एवं समिति, सभा एवं समिति ये किसको सलाह देने वाली संस्था थी? तो याद रखेंगे ये राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। वैदिक काल में दो समितियां थी, एक थी सभा और एक समिति। ये दोनों समितियां जो है, ये दोनों संगठन जो है, ये राजा को सलाह देने का काम करता था। चलिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 48 कहता है युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा, रानी, मुखिया या पूरब? तो कौन करेगा भाई? राजा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, गविष्ठ शुद्ध का अर्थ क्या होता है? है ना, गविष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द का अर्थ क्या होता है? भैंसों की खोज, गायों की खोज, बकरी की खोज, इनमें से सभी। तो गविष्ठ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गायों की खोज। चलिए आगे, चलिए सुपर 50 क्वेश्चन में आ गए
और यहां पर इसका जो लिखा हुआ ये होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस युद्ध की चर्चा की गई है ना? ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस युद्ध की चर्चा की गई है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दशराग युद्ध के बारे में, नवराग युद्ध के बारे में, उपराग युद्ध के बारे में, सभी। तो दशराग युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है ना? चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 51, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 110, 108, 109, 120। तो इसका सही जवाब होगा 108। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108 है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है महापुराणों की संख्या कितनी है? 15, 16, 17, 18। तो इसका सही जवाब होगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। क्वेश्चन नंबर 53, वेदांत की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। इसका सही जवाब होगा 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 आ गया सीधा। आर्यों का समाज कैसा था? मातृत्वात्मक, पितृप्रधान, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पितृप्रधान था, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 56, समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? कुल कहा जाता था, परिवार, A+B दोनों, या कुलप कहा जाता था, है ना? तो इसको क्या बोलते थे? तो इसे परिवार या कुल कहा जाता था। A और B इसका सही जवाब होगा, है ना? तो ये था मेरे प्यारे भाई बहनों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का, है ना, MCQ का प्रश्न, जो बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से आपको बताया गया। चलिए फिर मिलते हैं लुसेंट के अगले पेज के MCQ प्रश्नों के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।